पूजा अग्रवाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का बेसिक केमिस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मतलब मिश्रण क्या है, मतलब इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे बेसिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये सबको मतलब आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री की ये क्लास, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय के मतलब रासायनिक विज्ञान में हम अध्ययन किसका करते हैं, मतलब वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये सब हम करते हैं। चलिए लिखते हैं क्या करते हैं हम लोग इसमें। हम इस ब्रांच के अंतर्गत हम किसी पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्या रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, किसी पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, द्रव्य क्या है। मैंने बोल दिया ना, पदार्थ का भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है ना, क्या है। तो द्रव्य वही है जिसका द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरता है, उसे क्या कहेंगे, द्रव्य। जैसे ये मैंने कलम है, मतलब ये कलम है, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो देखिए इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ भी होगा, मतलब मान के चलिए 5 ग्राम कुछ तो होगा इसका द्रव्यमान। और अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, देखिए स्थान घेर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये द्रव्य है, पदार्थ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जो वह पदार्थ मतलब जो जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे पदार्थ या द्रव्य कहेंगे, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो हम द्रव्य की डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि द्रव्य उसे कहेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें मास होगा, मतलब द्रव्यमान होगा, और क्या होगा, जो आयतन घेरता हो, क्या होगा, जिसमें आयतन होगा, है ना, मतलब वॉल्यूम, यही तो, जिसका उसका कुछ द्रव्यमान होगा और जो आयतन घेरेगा वही तो हो गया द्रव्य। अब देखिए द्रव्य का वर्गीकरण, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। अब हम द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वर्गीकरण में हम पहले भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे और रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। और भौतिक वर्गीकरण में हम कैसे द्रव्य को अलग अलग करते हैं, 3 भागों में से अलग करते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में। यही तो 3 अवस्था होती है इसकी। कौन कौन सी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। अगर हम द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे, भौतिक वर्गीकरण, तो उसमें कौन कौन सा द्रव्य कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस में, ठीक है। तो देखिए ठोस, हम जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस का वर्गीकरण करते हैं। देखिए अब देखिए मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर कि अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस में कितना होता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब है कि ठोस में कितने, मतलब किसी भी पदार्थ में कितने पास पास कण हैं, इसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। द्रव में क्या होता है, मतलब मध्यम होता है, ठोस से तो कम ही होता है, तो क्या कहेंगे, मध्यम होगा। और गैस में क्या होता है, निम्न होता है, मतलब कम होता है, सबसे कम
अंतराणविक आकर्षण बल किस में कम होगा? गैस में, क्योंकि उसके आप देखेंगे गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब है कि अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। अब देखिए आकार व आकृति, बताइए आकार व आकृति ठोस की निश्चित ही होती है। अब देखेंगे निश्चित, जो ठोस का आकार व आकृति होती है वह निश्चित होती है। मतलब आप बोल सकते हैं वो जहाँ पर रखेंगे, मतलब आकार व आकृति उसकी निश्चित होती है, और द्रव की क्या होती है? अनिश्चित होती है। अर्थात इसलिए निश्चित नहीं होती क्योंकि अगर आप किसी भी बर्तन में रख दें वो उसी का मतलब उसी का आकार व आकृति ले लेता है। इसका मतलब क्या है? द्रव की आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। तो क्या होती है? इसमें लिखेंगे अनिश्चित। क्या लिखेंगे हम लोग? अनिश्चित, कि द्रव के आकार व आकृति है निश्चित नहीं होती है। और गैस की भी निश्चित नहीं होती है। वो कार्य अगर रूम में मतलब धूप जलाया गया है तो पूरे रूम में फैल जाता है, क्या उसकी आकार व आकृति निश्चित है? किसमें भी आप देखेंगे इसकी मतलब आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होती है। फिर देखिए तीसरा मैंने क्या लिखा है कि आयतन। क्या ठोस का आयतन निश्चित होता है? हाँ, ठोस अगर मतलब आप देखेंगे कि ठोस को किसी भी स्थान पर रख दीजिए तो उसका आयतन तो निश्चित हो ही जाता है ना, कि उतना स्थान घेरता है, वो कितने किलोग्राम का है, उसका आयतन तो निश्चित होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका निश्चित होता है। और अगर द्रव का पूछ ले तो उसका भी आयतन निश्चित होता है। जैसे द्रव में हम ले लिए, दूध ले लिए, मतलब अगर 2 लीटर दूध है तो किसी भी बर्तन में मतलब रखें, मतलब किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए तो उसमें क्या होगा? उसका आयतन तो निश्चित ही होगा। मतलब 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 लीटर है किसी बर्तन में, दूसरे बर्तन में रख रहे हैं तो उसका 1 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो उसका आयतन क्या होता है? द्रव का भी निश्चित ही होता है। तो क्या लिखेंगे? द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अनिश्चित। क्या हम गैस को नाप पाते हैं कि ये 2 लीटर है, 1 लीटर है? ऐसा नहीं नाप पाते हम लोग गैस को। तो अब देखिए घनत्व की बात है। क्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? ठोस का। आप देखते हैं ठोस ज़्यादा ही प्रबल होता है, तो घनत्व इसका क्या होता है? अधिक होता है। और द्रव का ठोस से कम होता है उसका घनत्व, तो इसका क्या लिखेंगे? मध्यम होता है। और गैस में घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है अर्थात निम्न होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी है ठोस द्रव गैस के, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोस्तों ले सकते हैं। हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं द्रव के। अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, द्रव के रासायनिक वर्गीकरण में क्या है? द्रव का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो यह शुद्ध पदार्थ और मिश्रण 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में भी कौन? एक आएगा तत्व आएगा, एक आएगा यौगिक। ठीक है, इसमें भी 2 आएंगे। और मिश्रण में क्या आएंगे? इसमें भी 2 आएंगे, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। यही तो, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी मिश्रण हम किसे कहेंगे? जिसमें प्रत्येक वह विलयन हम बोल सकते हैं जिसमें प्रत्येक स्थान पर सभी उसका संघटन समान हो, उसका गुण समान हो, उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। जैसे अगर हम पानी में चीनी को घोल दें तो वो समांगी मिश्रण बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके हर स्थान पे, चाहे 1 लीटर में, फिर 2 लीटर के अंतर्गत हम जाएँ तो उसमें क्या होगा? चीनी की मात्रा सभी स्थानों पर सही घुली होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं कम मीठा है कहीं ज़्यादा मीठा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण जिसमें उसके सभी स्थानों पर संघट उसका समान ना हो, उसके गुण सभी समान ना हो, तो उसे कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे पानी में बालू का मिश्रण हो गया। ऐसा नहीं होता कि पानी में बालू का मिश्रण हो गया, अगर बालू मिला दिए तो नीचे तली पर बैठ जाता है, साफ दिखता है ना, तो उसे कहेंगे विषमांगी मिश्रण, जो घुल नहीं पाता है। अब देखिए आइए शुद्ध पदार्थ में अब तत्व और यौगिक आता है। तत्व और यौगिक से पहले हम जानेंगे अणु और परमाणु क्या है। अणु और परमाणु जानेंगे, फिर उसके बाद तत्व और यौगिक जानेंगे। चलिए देखिए क्या है परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? किसी पदार्थ के
सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्या है? तो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अणु क्या है? तो बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए O2 है, ठीक है, और देखिए Cl2 है, O3 है, ये सब क्या है? तो बहुत सारे परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? अणु है। अब आइए देखिए तत्व क्या है? तत्व देखिए वो है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे है लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, ये सब क्या है? तत्व है। और तत्व में क्या है? एक लिथियम है तो उसमें लिथियम के ही परमाणु मौजूद होंगे, और मतलब एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है इसमें किसी और प्रकार का परमाणु होगा। एक ही प्रकार के परमाणु है तो लिथियम में लिथियम के ही परमाणु होंगे, सोडियम में सोडियम के ही परमाणु होंगे। ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं यौगिक क्या है। यौगिक दो या दो से अधिक ऐसे तत्व हैं जिनमें परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बनाते हैं, किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहेंगे यौगिक। ठीक है, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल का देख लीजिए, H2O है, इनमें जो परमाणु मतलब देख लीजिए दो या दो से अधिक तत्व हैं, इनमें जो परमाणु मिलेंगे वो भी एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी यौगिक बनेगा इसमें क्या होगा? अपने एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मीथेन है, ये सब क्या बना रहे हैं? यौगिक ही तो बना रहे हैं। तो जो भी बनेगा ये दो या दो से अधिक तक आप देखेंगे एक से अधिक ही तत्व होंगे, तो परमाणु क्या होगा? एक निश्चित, इनके जो अंदर परमाणु होगा वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण कर देगा। देखिए जैसे जल है, कार्बन, बहुत सारे यौगिक हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे अपरमाणविक कण है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? यह कण ये जो है वो परमाणु के अंदर पाया जाता है। जो अपरमाणविक कण है वो परमाणु के अंदर पाया जाता है, लेकिन क्या यह परमाणु के अंदर पाया जाता है? यह परमाणु के अंदर पाया जाता है। परमाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और परमाणविक कण क्या है? यह परमाणु के अंदर पाया जाता है। यह परमाणविक कण जैसे कौन है? जो परमाणु के भी अंदर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब क्या है? ये अपरमाणविक कण है जो परमाणु के अंदर पाया जाता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? ये अपरमाणविक कण है। ठीक है, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। क्या? जो परमाणु के भी अंदर पाए जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इस पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना है। देखिए आगे देखिए। अब इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन जी हैं। कौन है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता? कौन है? जे थॉमसन जी।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन जी हैं। इन पर आवेश कितना होता है? इन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 का आवेश होता है इस पर, ठीक है। इनका द्रव्यमान कितना होता है? इनका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। इतना इन पर क्या होता है? इनका द्रव्यमान इतना होता है। अब देखिए इनकी वैल्यू बहुत नगण्य मानी जाती है। इनका द्रव्यमान देखिए -31 तक गया है। इसका मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, करें जिसे देखना भी मुश्किल है। परमाणु ही में देख सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके भी अंदर है, ठीक है। तो इसका हम द्रव्यमान नगण्य नहीं मानते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम आती है, ठीक है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर आवेश कितना होता है? इतना ही, चार्ज इस पर भी इतना ही होता है लेकिन प्लस का होता है, 1.6 गुणे 10⁻19। इस पर भी आवेश कितना होता है? इस पर आता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 आता है, और इस पर प्लस का 1.6 गुणे 10⁻19 का आवेश आता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इस पर कितना होता है द्रव्यमान? इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। आइए देखें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी, है ना। और इस पर आवेश कितना होता है? इस पर आवेश 0 होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, उस पर 0 चार्ज होता है इसका। लेकिन द्रव्यमान कितना होता है इसे? इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम इस पर भी होता है, ठीक है। तो लगभग प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब बहुत कॉमन है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सब आना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया आपने? और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। अब देखिए तत्वों को प्रदर्शित करना, ठीक है। तत्वों को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे ये क्या है? ये मान लीजिए आपका तत्व है, यहाँ पर आप लिखेंगे Z, यहाँ पर A। अब आप ये क्या है? X मान लीजिए, कोई भी तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी तत्व है, ठीक है। और यहाँ पर ये Z क्या है? ये Z परमाणु क्रमांक है। ये Z क्या है? ये Z है परमाणु क्रमांक। और A क्या है? A है द्रव्यमान संख्या। तो मैं पहले लिख देते हैं, Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, और A क्या है? द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। ये जो Z होता है परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉनों की संख्या के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यदि तत्व उदासीन है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना दिया हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज ना दिया हो, तो ये जो Z होगा वो प्रोटॉन की संख्या के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो मैं लिख सकते हैं कि जो Z होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के P मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो आप समझ लीजिए, परमाणु क्रमांक अगर दिया है तो वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, यदि उस पर कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया है तो। अब देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान है उसका एक सूत्र होता है, A बराबर होता है P + N। P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? प्रोटॉन, ये क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? A। अगर आपको N पूछ ले तो क्या आपको निकालना कैसे पड़ेगा? तो A - P कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो A - P कर लीजिए, मतलब परमाणु द्रव्यमान माइनस की प्रोटॉनों की संख्या, या आपका न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हो गया ना। तो आइए चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। क्या कह रहा है कि 11 सोडियम 23, ठीक है। और यहाँ देखिए
17 क्लोरीन 35, 9 फ्लोरीन 19 और 19 पोटेशियम 40 और यहाँ देखिए 15 फास्फोरस 31, है ना। मैं आपको प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, ये सब याद करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ परमाणु लिखती हूँ, क्या कौन कौन सा दिया है, कौन दिया है, सोडियम 11 23 दिया है। अब इसमें बताइए प्रोटॉनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जितना कि इसका परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वही 11 ही है। इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 11 ही है। मैंने बताया ना कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों ही एक बराबर होंगे यदि कोई चार्ज ना दिया। देखिए चार्ज कुछ नहीं दिया है, सिर्फ परमाणु क्रमांक लिखा है और द्रव्यमान संख्या लिखा है, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 23 दिया है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना है, A-P। तो ए कितनी है, 23, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11। तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 12। 3 में से एक जगह 2, 2 में से एक जगह 12, ठीक है। ये आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से आपको सबका निकालना है। देखिए दूसरा हम लेते हैं क्लोरीन 17 35, इस पर निकालेंगे, पहले इस पर निकालेंगे प्रोटॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर परमाणु क्रमांक, फिर परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इसे निकालेंगे। तो इसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17, परमाणु क्रमांक भी क्या है, 17, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है, 35। और फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, A-P से। ए क्या दिया रखा है, 35, और पी कितना है, 17। तो क्या आ जाएगा, 18। तो 17 में से मतलब 35 में 17 गया, 34, 18 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से आपको सबकी निकालनी है। चलिए एक और निकाल देते हैं हम, और 2 आप होमवर्क अपना मतलब घर से आप खुद निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 9, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 9, और परमाणु क्रमांक कितना है, 9, और इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है, 19, है ना। और इसमें n कितना है, A-P से निकाल लीजिए। ए कितनी है, 19, माइनस पी कितनी है, 9। तो क्या आ जाएगा, 10। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 10, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सबका निकाल लीजिएगा। अब देखिए मैंने इनमें से 3 का करा दिया है, सोडियम का, क्लोरीन का और फ्लोरीन का करा दिया है। और इसमें से आप पोटेशियम का और फास्फोरस का खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ये आप सबके लिए होमवर्क है, एज अ होमवर्क के तौर पर आप खुद करिएगा, है ना। तो इस प्रकार आप पहले ये लगाइएगा देख के, फिर उसके बाद आप इन दोनों को लगाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। बहुत ही सरल है, इजी है, बहुत है ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर अन्य किसी टॉपिक पर आप वीडियो डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।